रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करेंगे। ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में क्रेनियम भी है और वर्टिब्रल कॉलम भी है। अब क्रेनियम ये बेटा वो तमाम बोन्स हैं, ये कोई एक बोन नहीं है, बहुत सारी बोन्स हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है अराउंड योर ब्रेन। तो इन तमाम बोन्स को हम क्रेनियम का नाम देंगे। आप कह सकते हैं कि इन एनिमल्स का ब्रेन प्रोटेक्टेड है, उसकी हिफाजत का माकूल इंतजाम किया गया है। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी कहते हैं, और इन्होंने हमारे नर्वस सिस्टम के किस पार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब वर्टिब्रेट जो हैं इनको मजीद दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास स्पाइसेस, जिसमें तमाम मछलियां आ जाती हैं, फिशेस आ जाती हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोड, जिसमें फर्दर एम्फीबियन यानी फ्रॉग वगैरह हैं, रेप्टाइल, स्नेक, लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। अब ये जो फिशेस हैं और एम्फीबियन हैं, इन दोनों को मुश्तरका तौर पे एन एमनियोट कहा जाता है, जब रेप्टाइल, बर्ड और मैमल को, इन तीनों ग्रुप्स को मुश्तरका तौर पे एमनियोट्स कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है? एन एमनियोट क्या होते हैं और एमनियोट्स क्या होते हैं? देखिए, एन का मतलब है विद आउट आउट, और एमनियो का मतलब है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, प्रोटेक्टिव या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। जब इनका एम्ब्रियो बन जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती, इसलिए फिश और एम्फीबियन दोनों को एन एमनियोट कहा जाएगा। अब इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? इनका एम्ब्रियो बन गया, उनके इर्द गिर्द कोई लेयर्स क्यों नहीं चढ़ाई गई, उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? रीजन क्या है? तो रीजन बेटा ये है कि ये रहते पानी में है, या इन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन वाटर में करनी होती है ज्यादा, तो वाटर में से अच्छी खासी जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। देखो, एग को या एम्ब्रियो को सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि ड्राई कंडीशन में कहीं ये खुद ड्राई ना हो जाए, इनका वाटर एवेपोरेट ना हो जाए। तो उससे बचाने के लिए होना तो ये चाहिए कि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स हों। तो मैंने बताया, चूंकि ये अपने एग या रिप्रोडक्शन कहाँ पे रख करते हैं? पानी में, तो वहां पे ड्राई होने के चांसेस नहीं है, इसलिए इनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद नहीं। इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फ्यूटस हम कहते हैं। एम्ब्रियो की एक स्टेज है फ्यूटल मेम्ब्रेन। तो इनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एनएमनियोट। तरफ रेप्टाइल, बर्ड और मैमल जो हैं, इनके एम्ब्रियो की हिफाजत के लिए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मैंने सेंटर में ड्रॉ किया है, जिसको ई से लेबल किया, ये एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, बिल्कुल इर्द गिर्द, आपको ये रेड कलर की जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसे कहते हैं एमनियन। ये आपको पता है, एमनियन का लफ्जी मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लिबास जो टाइट फिट आता हो ना, हमें बिल्कुल जिस्म के साथ चिपक जाए, उस लिबास को हम क्या कहते हैं? एमनियन कहते हैं। तो चूंकि ये मेम्ब्रेन तकरीबन एम्ब्रियो के साथ चिपकी हुई होती है, टाइटली उसके साथ अटैच होती है तकरीबन, तो इसलिए इसको फिर एमनियन कहा जाता है।
फिर आप देख सकते हैं एम्ब्रियो और एमनियन के दरमियान एक फ्लूइड और भी है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम भी क्या है? प्रोटेक्शन करना। फिर एम्ब्रियो के साथ या एमनियन के साथ एक मेम्ब्रेन और भी है, उसको एलेंटॉइस लिखा गया है। एलेंटाइस जो है ये इसका मतलब होता है सिलेंड्रिकल। तो चूंकि देखने में यहाँ पे तो नहीं, वैसे देखने में ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसलिए इसका नाम एलेंटाइस रखा गया है। और इसका काम एक तो गैस एक्सचेंज करना होता है, गैसेस एक्सचेंज। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लड कैपिलरी रेड कलर की नजर आ रही हैं। दूसरा, इसने वेस्ट स्टोर करने होते हैं, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजन वेस्ट। आप खुद सोचें कि एम्ब्रियो तो चारों तरफ से पैक है, तो ये एम्ब्रियो जो है इसके वेस्ट कहाँ जाते होंगे? ज़ाहिर है जब ये ग्रो कर रहा है तो इसके सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो सारे नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह किधर जाते हैं? तो वो, या दूसरे वेस्ट किधर जाते हैं? तो वो इस एलेंटाइस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है यहाँ पे स्टोर कर दिए जाते हैं। फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी वो है कोरियन। ये सबसे मोटी लेयर है। तो कोरियन जो है ये इसका बी बेसिक फंक्शन क्या है जी? प्रोटेक्शन है। तो सिंपल बात ये हो गई, वो तमाम वर्टिब्रेट्स जिनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, एमनियन, एलेंटाइस और कोरियन, उनको हम एमनियोट्स का नाम देते हैं। और इसमें तीन किस्म के वर्टिब्रेट शामिल हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। और जिनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन्स नहीं हैं उनको हम एन एमनियोट का नाम देते हैं। और एन एमनियोट में शामिल हैं फिशेस और एम्फीबियंस। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सुपर क्लास पाइसेस है इसकी पहले बात कर लेते हैं, फिशेस की बात कर लेते हैं कि ये जो पाइसेस हैं ये क्या है। पाइसेस मैंने बताया जनरली हम कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। और फिशेस में से पहला हम जिक्र करेंगे एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इनको हम एग्नेथा भी कहते हैं, एनेथा, जी को आप साइलेंट भी रख सकते हैं, एग्नेथन्स। इसका मतलब नो जॉ। इनके माउथ के अंदर जबड़े मौजूद नहीं होते, टीथ जरूर होते हैं कई दफा इनके माउथ में, लेकिन वो जबड़े की हड्डी के ऊपर मौजूद नहीं होते। तो ए का मतलब होता है विदाउट, नेथा का मतलब होता है जॉज या जबड़े। तो इन मछलियों को जॉलेस फिशेस का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इनमें जॉ मौजूद नहीं है। और इस क्लास में दो बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास लेम्प्रे और हैग फिश, दो बड़ी मछलियां इस ग्रुप में शामिल की गई हैं। अब ये याद रहे कि लैम्प्रे और हैग फिश जो है ये बज़ाहिर दोनों एक जैसी ही नजर आती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कोई डिफरेंस होगा, वो मैं जहां पे आएगा पॉइंट तो मैं आपको बता दूंगा। अब साइक्लोस्टोमेटा जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला इनका जो करेक्टर है, इनकी बॉडी ईल लाइक है। ईल लाइक का मतलब स्नेक जैसी, जैसे सांप की बॉडी लंबी बॉडी है, बिल्कुल उसी तरह की बॉडी इन मछलियों की भी होती है। इसलिए इनको ईल लाइक फिशेस भी कहा जाता है। स्नेक लाइक बॉडी, काफी लंबी बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और आम मछलियों की तरह इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स मौजूद, खुरदरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जैसे देखिए हमारे यहाँ जो मछलियां होती हैं दरियाओं में या जिनको हम एज फूड यूज करते हैं, देखा होगा कि उनकी स्किन के ऊपर थोड़े छिलके होते हैं, थोड़े स्केल्स मौजूद होते हैं। लेकिन इन बच्चों का जिस्म बिल्कुल स्मूथ होता है, इन बॉडी के ऊपर कोई किसी किस्म का स्केल मौजूद नहीं होता। तो ये दो बड़ी पहचान है इसकी कि बॉडी स्नेक लाइक होगी और दूसरा इनकी बॉडी के ऊपर कहीं पे कोई स्केल मौजूद नहीं होंगे, बल्कि
ये भी हो सकता है कि इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड मौजूद हो और उससे खारिज होने वाली म्यूकस ने गम लाइक मटेरियल ने पूरी बॉडी को कवर किया। और ये कहा जाता है कि ये म्यूकस वाला पॉइंट किसके लिए जी, हैग फिश के लिए है, कि इसकी बॉडी पे ये म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं और लैम्प्रे की बॉडी पे ये भी मौजूद नहीं है। एक तो पहला डिफरेंस किया जाता है दोनों में कि हैग फिश की स्किन के ऊपर ये म्यूकस ग्लैंड ज्यादा मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी पे जो अपेंडेजेस हैं वो कैसे हैं। पहली बात तो बेटा ये याद रखिए कि अपेंडेज का मतलब क्या है कि कोई भी आउटग्रोथ जो बॉडी के ऊपर कोई भी आउटग्रोथ होगी उसको आप अपेंडेज कहते हैं। और जब हम फिशेस की बात करते हैं तो उनके अपेंडेजेस होते हैं फिन्स, जिनकी मदद से वो तैरते हैं। अब देखिए इनमें फिन्स मौजूद जरूर हैं लेकिन जोड़े की शक्ल में नहीं है, नॉट पेयर्ड। कोई एक आध फिन ही इनकी बॉडी पे मौजूद है और वो भी इनकी बॉडी पे कहाँ पे जाके होगा, टेल के ऊपर जाके होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ करें, हम ट्राई करते हैं ये हैग फिश जो है या लैम्प्रे की बॉडी को ड्रॉ करनी। तो ये स्नेक लाइक बॉडी है इनकी, ये लॉन्ग, और यहाँ पे ये टेल वाले रीजन पे जाके ये झालर जैसा एक फिन मौजूद हो सकता है जिनको स्विमिंग में मदद देता है। उसके अलावा ये यहाँ पे डॉर्सल साइड पे माउथ के आसपास बेली वाली साइड पे कोई फिन इनकी बॉडी पे मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं नो पेयर्ड अपेंडेज। याद रहे हम ये नहीं कह रहे कि इनके पास फिन्स नहीं है, हम कह रहे फिन मौजूद है लेकिन वो पेयर की शक्ल में नहीं है, वो सिंगल एक फिन है, वो भी टेल वाले रीजन में मौजूद है। उसके अलावा इसी डायग्राम में से इनका चलिए पहले बताते हैं कि इनका स्केलेटन कैसा है। तो इनके स्केलेटन में बोन्स नहीं है, कार्टिलेज है। वर्टिब्रल कॉलम से हट के बाकी स्केलेटन की बात करें तो इनमें कार्टिलेज स्केलेटन मौजूद होता है। रिजिड स्केलेटन नहीं, आपसे मैंने में ये कह ले इनका स्केलेटन थोड़ा निस्बतन सॉफ्ट नेचर का है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इनका माउथ जो है ये इसका रुख नीचे की तरफ है, जैसे आप देख सकते हैं ये माउथ जो है ये बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन पे नहीं है, इसका रुख थोड़ा नीचे। जैसे अगर आप ये कहें मेरे थंब को देखे मैं कहूँ जी ये माउथ बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, नहीं, इनका माउथ थोड़ा नीचे को पेपर की तरफ झुका हुआ है। ये वेंट्रल माउथ होता है जो हॉरिजेंटल पोजीशन पे नहीं है, इसका रुख वेंट्रल साइड पे होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल माउथ। अब इस माउथ में ये नेचर है कि इसकी मदद से ये अपने फूड को सक कर लेता है, ये अपने माउथ की मदद से ये मछलियां किसी जगह पे चिपक जाती हैं, अपने आप को स्टिक कर लेती हैं, इसलिए इसको सक्टोरियल माउथ कहा जाता है। एक तो सक्टोरियल का मतलब सक करने वाला, दूसरा इसका मतलब है कि ये किसी चीज के साथ चिपक सकते हैं। आप किसके साथ चिपक सकते हैं जी? एक तो देखिए बेटा ये मछलियां जो है ना ये पैरासाइट है, खासतौर पे लैम्प्रे की अगर आप बात करें ना तो ये एक्टो पैरासाइट है। ये क्या करते हैं, ये देखिए मार्कर को आप समझिए कि ये कोई और फिश है और मेरी फिंगर को समझें कि ये क्या है, ये लैम्प्रे है। तो लैम्प्रे क्या कर किसी और मछली की स्किन के साथ ऐसे चिपक जाती है और अपनी जुबान की मदद से इसकी स्किन को खुरचती है, स्क्रैप करती है। इस फिश की बॉडी में से ब्लड निकलता है और लैम्प्रे इस ब्लड को सक कर लेती है। किसके थ्रू सक करती है, अपने सक्टोरियल वेंट्रल माउथ के जरिए। और जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये अपनी माउथ की मदद से पहले किसी पत्थर के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप को पत्थर के साथ चिपका लेते हैं और फिर वहां पे ठहर कर फिर ये अपने एग रिलीज करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो माउथ का काम फीडिंग भी है, उसके अलावा अटैचमेंट भी है। माउथ से थोड़ा पीछे बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे सुराख आपको नजर आएंगे, ओपनिंग्स नजर आएंगी। ये इन ओपनिंग्स को इनके गिल्स कहा जाता है। ये मैंने 6 ओपनिंग्स बनाई हैं, तो दीज आर द गिल ओपनिंग्स। अब ये देखिए ये जो गिल्स हैं ये इनकी मिनिमम तादाद है 6, मैक्सिमम तादाद है 14 पेयर्स। ये पेयर्स की बात हो रही है, यानी
पेयर किस तरह से है कि अगर ये लैम्प्रे की बॉडी है तो 6 गिल्स आपको राइट साइड पे बॉडी के नजर आएंगे, तो 6 फिर ये लेफ्ट साइड पे भी तो होंगे ना, इसलिए इनको पेयर्स कहा जा रहा है। तो ये आपको इसकी बॉडी की एक साइड दिखाई जा रही है, इस तरह के गिल्स बॉडी की अपोजिट साइड पे भी मौजूद होंगे। तो 6 पेयर का मतलब है 12 ये ओपनिंग होने चाहिए, और 14 पेयर का मतलब ये 28 होने चाहिए, 14 एक साइड पे 14 दूसरी साइड पे। अब देखिएगा ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, ये जो लेम्प्रे है इसमें गिल्स की तादाद कम होती है, और जो हैग फिश होती है उसमें गिल्स की तादाद ज्यादा होती है। तो लेम्प्रे और हैग फिश में पहला डिफरेंस जो है वो किस चीज का मैंने बताया था, वो मैंने बताया था म्यूकस ग्लैंड का। और दूसरा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ गिल्स का। बस बजा दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों सांप जैसे ही दिखाई देते हैं, और सिर्फ ये दो जगहों पे है। अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें तो बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका हार्ट मौजूद है। तो तमाम मछलियों की तरह इनका हार्ट जो है उसमें एक ऑरिकल है, एट्रियम भी कहते हैं हार्ट का इस चैम्बर जो है, इसको एट्रियम भी कहते हैं, जिसको मैंने आर्टिकल लिखा है। और आपको पता होगा कि हार्ट तमाम मछलियों का क्या होता है, सिंगल सर्किट होता है, यानी इसमें जब भी ब्लड गुजरता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही गुजरता है। देखें हमारे हार्ट में दो किस्म का ब्लड गुजरता है, हार्ट की राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड, लेकिन तमाम मछलियों की हार्ट में सिर्फ और सिर्फ इसमें से ब्लड कौन सा गुजरता है, डीऑक्सीजनेटेड। और मजीद इसके बारे में चैप्टर 14 में हम बात करेंगे। तो हार्ट इनका एक एट्रियम है और साथ इनका हार्ट सिंगल सर्किट हार्ट है। उसके बाद ओके जी, ये हार्ट की बात होगी इनकी, और रेस्पिरेशन के लिए हमने बता दिया कि इनके अंदर गिल्स मौजूद हैं। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूब्यूलर ही है, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमिक मौजूद नहीं होता। अब क्यों स्टोमिक मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये पैरासाइटिक लाइफ गुजारते हैं, ब्लड सकिंग वाली लाइफ गुजारते हैं, इसलिए वहां पे फूड ने स्टोर होना नहीं होता, इसलिए इनमें स्टोमिक मौजूद नहीं होता। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर ले। रिप्रोडक्शन इनकी थोड़ी बिल्कुल यूनिक टाइप की रिप्रोडक्शन है जो इनमें पाई जाती है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से एक बात याद रखिएगा जी, कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। हम लेम्प्रे के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी मेल पेरेंट अलग होगा, फीमेल पेरेंट, बॉडी दोनों के अलग है। तो अब इसमें मेल और फीमेल ये दोनों समुद्र में रहते हैं, वैसे मैरीन वाटर में रहते हैं। ये लैम्प्रे फिश जो हैं ये मैरीन वाटर में पाई जाती है, दरियाओं में नहीं रहती है। तो जब इन्हें रिप्रोडक्शन करनी है तो ये माइग्रेट करके दोनों पेरेंट्स मेल फीमेल ये दोनों किसी स्ट्रीम में चले जाते हैं, उस समुद्र के साथ जुड़ी किसी दरिया किसी नदी में चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। फ्रेश वाटर में जाके इन्होंने दोनों ने अपने गैमीट्स रिलीज कर देने हैं, स्पर्म भी पानी में आ जाएंगे, एग भी पानी में आ जाएगा, और पानी के अंदर रह के दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद लार्वा बनता है। और एक मजे की बात मैं बता रहा था कि पेरेंट्स पहले कहाँ पे रहते हैं, समुद्रों में। रिप्रोडक्शन के लिए दोनों किधर आ गए हैं, नदी में, फ्रेश वाटर में। तो यहाँ पे अपने गमीट्स रिलीज करके पेरेंट्स वापस समुद्रों में चले जाते हैं। यानी जब पेरेंट्स वापस समुद्रों में चले गए हैं तो उनके एम्ब्रियो लार्वी अभी फ्रेश वाटर में ही है।
अब इनका लार्वा जो है मिनिमम 3 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक लार्वल स्टेज चलती है, लंबी लार्वल स्टेज होती है। और जब ये लार्वा फिर अडल्ट बनते हैं तो ये अपने वालदैन वाले समुद्र में माइग्रेट कर जाते हैं। इस बात पे साइंटिस्ट बड़े हैरान हैं कि जब अभी ये एम्ब्रियो स्टेज में थे तो पेरेंट्स इनके तो वापस चले गए थे समुद्रों में, तो जब ये नदियों के अंदर रह के अडल्ट बने हैं तो इनको कैसे पता चलता है कि वापस समुद्र में जाना है और क्यों जाना है और कहाँ पे जाना है? इनका आबाई घर किधर है? तो इसमें इनकी सेंस ऑफ स्मेल को इस बिहेवियर में बड़ा अहम तस्वर किया जाता है। अब हैग फिश के हवाले से बात करें तो एक और डिफरेंस याद रखिएगा, हैग फिश जो है वो टोटली मैरीन वाटर में रहकर ही अपनी रिप्रोडक्शन करती है, जबकि लेम्प्रे ने रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में जाना होता है। तो ये एक और डिफरेंस आ गया जी लेम्प्रे और हैग फिश, वरना शक्ल सूरत के एतबार से ये बिल्कुल सेम है। लार्वा का जिक्र आया तो इनके लेम्प्रे के लार्वा को हम स्पेशल नाम देते हैं एमोसीट लार्वा कहा जाता है। आपकी बुक में इसका नाम नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज नोन एज एमोसीट्स लार्वा। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोम बेटा। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।